एजुविनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मैकियावेली के सभी थॉट्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैकियावेली के मैं पूरे थॉट्स को कवर कर दूंगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आपको मैकियावेली के बारे में पढ़ना पड़े। और लास्ट में कुछ वन लाइनर्स मैंने कवर किए हैं। वन लाइनर्स में उनमें ये है कि जो क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुके हैं और सेट के एग्ज़ाम में आए हैं तो उनको मैंने रखा है उसमें। और यहाँ मैं बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँगी कि आपको इनको कैसे पढ़ना है और किस तरह से पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकियावेली सबसे पहले आपको पहले तो इसकी डेट ध्यान रखनी है क्योंकि टीचिंग का एग्ज़ाम है, बच्चों को पढ़ाना है स्कूलिंग के लिए, तो डेट वो पूछ सकते हैं। तो मैकियावेली का जो युग है वो कौन सा है वो आपको याद रखना है। 1469 से 1527 तक मैकियावेली का 1469 में जन्म हुआ था और 1527 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सेकंड जो है उनका जन्म जो हुआ था वो इटली में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में। तो मैकियावेली का जब जन्म होता है तो इटली लगभग 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक फ्लोरेंस था, दूसरा चर्च के हाथों में था और 2-3 और राज्य थे। तो इटली में फ्लोरेंस में मैकियावेली का जन्म हुआ था। मैकियावेली की जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। अब रचनाओं को याद करने का मैं आपको थोड़ा ये बताऊं कि आपको जब रचनाएं आप याद करेंगे तो उनको जो उनका लिखे हुए क्रम है उसी क्रम में याद करना है। अर्थात जो रचना पहले लिखी गई है उसे पहले याद करेंगे, उसे क्रम में याद करेंगे। क्योंकि और एग्ज़ामों में या इस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्रम से लगाने के लिए आपको रचनाएं दी जा सकती हैं। तो मैंने बिल्कुल क्रम से लिखी हुई हैं। आगे जो भी थिंकर्स को मैं कवर करूँगी तो उनकी रचनाएं भी आपको क्रम से मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। पहली है आर्ट ऑफ वॉर, सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, थर्ड है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी का जो पूरा नाम है वो है डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लिवी। और फोर्थ है द प्रिंस। ये 4 रचनाएं मुख्य रूप से मैकियावेली की। इन रचनाओं का आपको डेट याद नहीं रखनी है, सिर्फ इनका क्रम याद रखिएगा, वही बहुत है। नेक्स्ट हम देखें तो हम शासन कला के विचार को देखते हैं। तो मैकियावेली के जो चिंतन का मूल उद्देश्य है वो था इटली का एकीकरण। मैकियावेली जिस दौर में था वहाँ इटली बटा हुआ था, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसके चिंतन का, तो वो इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसके अनुसार इटली की एकता में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी कि एक शक्तिशाली राजा का अभाव था। और जबकि इंग्लैंड और फ्रांस में मैकियावेली देखता है कि शक्तिशाली राजाओं का उद्भव हो चुका था। और इटली की एकता में सबसे बड़ी बाधा अगर वो देखता है तो जो दूसरी सबसे बड़ी बाधा देखता है कि इसमें जो व्यक्ति थे वो लालची थे, दुष्ट थे और भ्रष्ट थे। यही वो जो मनुष्य है उसके व्यवहार को भी इसी रूप में लेता है, नेगेटिव रूप में लेता है। उसके अनुसार मनुष्य का व्यवहार भी लालची, दुष्ट और भ्रष्ट व्यवहार होता है। उसके अनुसार इटली की एकता में एक और बाधा थी, वो था कि शक्तिशाली चर्च की उपस्थिति। अर्थात उस समय चर्च बहुत शक्तिशाली था और ऐसा नहीं था उस समय की जगह जगह चर्च हों। तो जो इटली के रोम में चर्च एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था, तो इस वजह से इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ये एक और बाधा थी इटली के एकीकरण में। मैकियावेली के चिंतन का उद्देश्य सैद्धांतिक था, सैद्धांतिक या दार्शनिक नहीं था, बल्कि व्यवहारिक था। अगर आप इससे पहले विचारकों को देखें, हम प्लेटो और अरस्तू को देखें, तो उनके जो विचार थे वो या तो सैद्धांतिक थे या दार्शनिक थे, वो विचार व्यवहारिक नहीं थे। तो मैकियावेली के विचार जो थे वो व्यवहारिक थे। इसीलिए हैकर जो है, हैकर एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि किस कमेंटेटर ने किस विचारक के बारे में क्या कहा है। इसमें मैंने कवर किए हुए हैं, आगे 2-3 विचारक और मिलेंगे आपको। तो हैकर ने कहा है कि मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान के दर्शन का निर्माण नहीं किया। अर्थात वो दर्शन की बात नहीं करता कि क्या होना चाहिए, बल्कि उसने नीति विज्ञान का निर्माण किया। अब दर्शन को और नीति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान और नीति विज्ञान में हम फ़र्क देखे लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और नीति विज्ञान यानी पॉलिसी साइंस, उसमें फ़र्क देखें तो पॉलिटिकल साइंस में बात होती है ओरिजिन ऑफ स्टेट, स्टेट का निर्माण कैसे हुआ। अरस्तू द्वारा कहा गया था कि स्टेट का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है, स्टेट सबसे बड़ी संस्था है।
तो ये पॉलिटिकल साइंस में इसका विचार रखा जाता है। नेचर ऑफ स्टेट की बात की जाती है कि स्टेट की प्रकृति कैसी है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है और जस्टिस, इक्वलिटी जैसे आइडियाज़ की बात पॉलिटिकल साइंस में की जाती है। वहीं हम पॉलिसी साइंस की बात देखें जिस पे कि मैकियावेली अपने विचार रखता है, तो उसमें स्टेट क्राफ्ट की बात की जाती है, उसमें राजा की बात की जाती है, पावरफुल स्टेट की बात की जाती है और ह्यूमन नेचर की बात की जाती है पॉलिसी साइंस में। मैकियावेली प्रिंस में खुद लिखते हैं कि उसने एक नए मार्ग की खोज की है जिस पर अभी तक कोई चला नहीं है। इसलिए वर्तमान युग में मैकियावेली के शासन कला के विचार का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उससे पहले जो सारे विचार थे वो विचार दार्शनिक विचार थे। उनमें जो परिस्थितियां थी उन पर विचार नहीं किया गया था, केवल दार्शनिक विचार दिए गए थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जबकि मैकियावेली व्यवहारिक बातें करता है। आगे हम देखें मानवीय स्वभाव। तो मानवीय स्वभाव के बारे में मैकियावेली वो मानव के स्वभाव को बहुत नेगेटिव लेता है। उसने मानव के स्वभाव के बारे में आनुभविक पद्धति का प्रयोग किया है, क्योंकि कूटनीतिज्ञ के रूप में उसने मानव का यही स्वभाव देखा। कूटनीतिज्ञ यानी वो उस समय इटली के फ्लोरेंस में कूटनीतिज्ञ था, मतलब राजनीति में वो कूटनीतिज्ञ की उसकी भूमिका थी। तो इस वजह से उसने जो मानव का स्वभाव देखा वो बहुत ही दुष्ट देखा, स्वार्थी देखा उसका स्वभाव, और उस स्वार्थी व्यक्तियों के नियंत्रित करने के लिए वो, और इन जैसे स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए वो कहता है कि एक शक्तिशाली राजा का उदय होना चाहिए। सेवाइन ने एक कथन कहा है कि मैकियावेली का विचार सार्वभौम एकलवाद पर निर्भर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र सेट में पूछा गया था आई थिंक ये क्वेश्चन। तो आप हिंदी में मत याद रखिए, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा। यूनिवर्सल ईगोइज्म को क्या कहा, वो मैकियावेली के बारे में यूनिवर्सल ईगोइज्म किसने कहा है, तो ये सेवाइन ने कहा है। मैकियावेली ने व्यक्तियों की 4 प्रवृत्तियां बताई हैं, लव, फियर, कंटेम्प्ट और हॉटेड। मैकियावेली राज्य के संचालन के लिए एक शक्तिशाली राजा की उपस्थिति की बात करता है कि एक शक्तिशाली राजा होना चाहिए, वही एक राज्य का अच्छे से विकास कर सकता है और लोगों को एकत्रित कर सकता है और राज्य को एकत्रित कर सकता है। शक्तिशाली राजा की बात वो इसलिए करता है कि उस समय जो परिस्थितियां थी उनमें इंग्लैंड में शक्तिशाली राजा था, फ्रांस में शक्तिशाली राजा था और स्पेन में भी शक्तिशाली राजा थे। तो ये जो फ्रांस और स्पेन जो थे वो इटली पर हमले करते रहते थे, इसलिए मैकियावेली कहता है कि शक्तिशाली राजा होना चाहिए जो कि इटली को एक कर पाए और फ्रांस और जो स्पेन के हमले हो रहे हैं उनसे इटली को बचा पाए। तो शक्तिशाली राजा के वो कुछ गुण बताता है कि उसमें शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए, अर्थात शेर के जैसे उसमें साहस होना चाहिए और लोमड़ी की तरह उसमें चालाकी होनी चाहिए। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए कहा कि उन राजाओं का पतन हो गया जो ये विशेषताएं नहीं अपना सके, अर्थात अगर राजा में केवल शेर की विशेषता होगी तो भी राज्य का पतन हो जाएगा और केवल लोमड़ी की विशेषता होगी तो भी राज्य का पतन हो जाएगा। तो मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है, आपको पता होना चाहिए। उसने कहा कि शासक का सद्गुण शक्ति और सुरक्षा बनाए रखना है, मतलब राज्य में उसे सख्ती से भी अपने नागरिकों को अपने वश में रखना होगा और सुरक्षा को भी बनाए रखना होगा। बाहर से जो भी आक्रमण हो रहे हैं उनसे सुरक्षा भी रखनी होगी। वह राजा को भाग्य के भरोसे बैठने के लिए बिल्कुल नहीं कहता है। नेक्स्ट हम देखें तो पंथ निरपेक्ष की बात करता है मैकियावेली। वो पहली बार धर्म और राजनीति के बीच में विभाजन करता है, अर्थात वो धर्म को राजनीति से अलग करता है। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैकियावेली जो है वो चर्च का विरोधी है लेकिन वो धर्म का विरोधी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट यूजीसी नेट में कि मैकियावेली धर्म का विरोधी है, तो नहीं, मैकियावेली धर्म का विरोधी नहीं है। धर्म को वो एक शस्त्र के रूप में प्रयोग करना चाहता है जिससे कि लोगों के जो दैनिक जीवन की जो कार्य हैं उनको संतुलित किया जा सके, क्योंकि आज का व्यक्ति जो है वो धर्म से डरते हुए कई चीज़ों को नहीं करता क्योंकि वो धर्म से डरता है।
वो किसी को प्रताड़ित नहीं करता, वो किसी की हत्या नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो नरक में जाएगा। तो ये धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है व्यक्ति के जीवन पर। इसलिए मैकियावेली कहता है कि धर्म व्यक्तियों को धर्म मानना चाहिए, लेकिन वो धर्म और राजनीति को अलग करता है, और चर्च का वो बहुत बड़ा विरोधी रहा है। धर्म का प्रयोग वो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहता है, अर्थात लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो आप उन पर धर्म के हिसाब से अगर आप कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता। तो नैतिकता की बात करता है, वो मैकियावेली जो है वो साध्य का महत्व रखता है और साधन का नहीं। अर्थात आपने अगर कोई गोल बनाया है, जैसे मैकियावेली कहता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए राजा को, प्रिंस को जो भी कोई उपाय अपनाने हैं, चाहे उसे हत्याएं करनी पड़े, चाहे उसे दमन करना पड़े, किसी को फांसी पर चढ़ाना पड़े, वो सब जायज़ है, क्योंकि जो साध्य है वो साध्य अच्छा है। तो साधन आप कोई भी अपनाइए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखें तो गांधी जी कहते हैं कि साध्य भी पवित्र होना चाहिए और साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर केवल साध्य आपका पवित्र है, अगर आप सिर्फ आज़ादी चाहते हैं लेकिन वो आज़ादी आपको हिंसा के रास्ते पर चलकर मिल रही है, तो ऐसी आज़ादी का कोई महत्व नहीं है, ये गांधी जी कहते हैं। तो गांधी जी इसके जस्ट अपोजिट कहते हैं मैकियावेली के। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य की एकता के लिए किसी भी साधन का प्रयोग किया जा सकता है, धोखेबाजी, चालाकी या धूर्तता। नैतिकता के 2 मानदंड मैकियावेली ने बताए हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। नैतिकता के 2 मानदंड। पहला नैतिकता का मानदंड है व्यक्तियों के लिए, अर्थात व्यक्तियों को नैतिक होना चाहिए। वो व्यक्तियों की नैतिकता की बात करता है, लेकिन वो कहता है कि प्रिंस को नैतिक नहीं होना चाहिए। वो अनैतिक भी हो सकता है, वो अनैतिक भी हो सकता है। मतलब उसे परिस्थितियों के हिसाब से अपनी नैतिकता और अनैतिकता को अपनाना चाहिए। अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसे अनैतिक कार्य करने हैं जो कि राज्य की भलाई के लिए, तो वो कर सकता है, उसे बिल्कुल छूट प्रदान की गई है। व्यक्ति को नैतिक सद्गुणी होना चाहिए, प्रिंस पर नैतिकता का मानदंड लागू नहीं होता। वर्लिन ने कहा है मैकियावेली नैतिकता का विरोधी नहीं था, अपितु नैतिकता से तटस्थ है। अब नैतिकता से तटस्थ है मतलब कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या नैतिक है अनैतिक है, उसे सिर्फ ये करना है कि राज्य स्टेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उस पर कोई हमला करे तो उसको सुरक्षा करनी चाहिए प्रिंस को, स्टेट की। नैतिकता 3 तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। एक होती है मॉरल, जिसमें बिल्कुल नैतिक रहा जाता है व्यक्ति। दूसरा है इनमॉरल, नैतिकता विरोधी। और तीसरा है एमॉरल, मतलब नैतिकता से तटस्थ। जो एमॉरल है, ये विचार जो है वो मॉर्गनथाउ ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी लागू किया है। आगे हम देखें तो मैकियावेली को युग का शिशु कहा जाता है। ये डनिंग ने कहा है, क्योंकि उसके पूरे विचार तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित हैं, अर्थात उस समय जो यूरोप में परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव मैकियावेली के विचारों पर देखा जाता है। उसके समय इटली 5 भागों में बटा हुआ था और फ्रांस तथा स्पेन उस पर हमले करते रहते थे तथा वहाँ शक्तिशाली राजा थे। इसीलिए मैकियावेली कहता है कि इटली में भी शक्तिशाली राजा होना चाहिए। और पोप की शक्तियों का बढ़ जाने के कारण वो चाहता है कि पोप की शक्तियों को कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब राजनीति को हम अलग कर देंगे और प्रिंस को शक्तिशाली बना देंगे। इसलिए मैकियावेली शक्तिशाली राजा की मांग करता है। पंथ निरपेक्षता की बात करता है, वो किसी एक धर्म की वकालत नहीं करता, वो सब धर्मों को सही मानता है। हालांकि वहाँ पर 2 धर्म की शाखाएं थीं, पर वो पंथ निरपेक्ष है। राष्ट्रवादी विचार का प्रतिपादन किया। उसने कहा कि राज्य की शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, उसे अपनी सेनाएं खुद रखनी चाहिए, उसे सामंतों की सेनाओं पर उस सेनाओं के भरोसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामंतों की सेनाएं कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको नहीं देते हैं तो आप युद्ध हार जाते हैं। इसलिए राजा को खुद की सेनाएं रखने के लिए कहता है। सेवाइन ने कहा है मैकियावेली के विचारों पर उसकी परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सेवाइन के अनुसार वह ऐसे संक्रमण काल में पैदा हुआ था जहां यूरोप मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर जा रहा था।
और सेवान ये भी कहते हैं कि अगर मैकियावेली उस युग में पैदा नहीं हुआ होता, उससे या 100 वर्ष पहले हुआ होता या धर्म सुधार आंदोलनों के बाद में पैदा हुआ होता, तो शायद मैकियावेली के विचार इस तरह के नहीं होते। क्योंकि मैकियावेली अपने जो परिस्थितियाँ अपने आसपास देख रहा था, उन परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव मैकियावेली पर पड़ा है, इसलिए उसे डनिंग ने अपने युग का शिशु कहा है। नेक्स्ट ये वन लाइनर है, इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी अगर बुक हो आपके पास, तो आप मैकियावेली से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके लगभग सारे प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा मैकियावेली का कोई और विचार है नहीं है, तो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। ये वन लाइनर है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से पृथक किया। मानव प्रकृति को ये बहुत नेगेटिव लिखते हैं। व्यक्ति दुष्ट और अहंकारी होता है। मैकियावेली का एक कोट है कि वो कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या को भूल सकता है, लेकिन अपने संपत्ति के नुकसान को नहीं भूल सकता। मानव मस्तिष्क, ये भी मैकियावेली का कथन है, मानव मस्तिष्क अतीत को गौरवान्वित करते हैं, वर्तमान को नकारते हैं और बेहतर भविष्य की आशा करते हैं। अर्थात आपने कभी कहते सुना होगा लोगों को, पहले ये था, पहले वो था, मतलब पहले सब अच्छा था, अभी सब खराब हो गया है, या पहले अपराध नहीं होते थे, अब समाज में बहुत अपराध बढ़ रहे हैं। तो व्यक्ति जो है वो अपने अतीत को गौरवान्वित करता रहता है, लेकिन वर्तमान को नकारता है कि वर्तमान में सब खराब है, और अच्छे भविष्य की आशा व्यक्ति रखता है। राज्य और चर्च को अलग किया, लेकिन वो धर्म के खिलाफ नहीं है। मैकियावेली धर्म के खिलाफ नहीं है। साध्य महत्वपूर्ण है, साधन कोई भी प्रयोग किए जा सकते हैं, ये मैकियावेली कहता है। नैतिकता से दोहरे मापक हैं, एक प्रजा के लिए नैतिकता है, एक राजा के लिए नैतिकता है। लेकिन मैकियावेली राजा को अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिक होने की, नैतिक सद्गुणी होने की बात करता है कि वो जो अपना व्यक्तिगत जीवन है राजा का, वहाँ उसे अनैतिक नहीं होना चाहिए, वहाँ उसे नैतिक होना चाहिए। राजकुमार को फोर्टूना से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर ये मैकियावेली कहते हैं, फोर्टूना जो है वो एक तुनक मिजाज की महिला से उसकी कल्पना करते हैं, तो ये मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली के इतने ही विचार थे। आप इसको वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, इससे आपको सारा समझ में आ जाए और आप क्वेश्चंस को लगाइए। मैं दावा कर सकती हूँ कि इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि बन नहीं रहा है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।